everyone, welcome to my one and only the educational channel. Hope you all are fine. Okay, so in previous sessions we already discussed about the several fundamental rights. Now today we are going to discuss about the limitations on the enforcement of fundamental rights. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो हम लोग को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, ठीक है, अब इतने सारे राइट्स मिले हुए हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए? एंजॉय करना चाहिए. सो बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले. तो क्या हो गया? बल्ले बल्ले करके डांस मत करने लग जाना आप लोग भी, ठीक है. मतलब आप लोगों ने सोच लिया इतने सारे फंडामेंटल राइट्स है, इतने सारे राइट्स हैं, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ राइट्स, सो वी कैन एंजॉय अ लॉट ना. हम लोग बहुत सारे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो बात है ना, तो उसमें भी तो कुछ लिमिटेशंस होंगी. ऐसे ही आपको सब कुछ एंजॉय करने को मिल जाता है क्या? नहीं. अभी देखो, जब एग्जाम आपको वो चीज़ चाहिए होता है तब क्या होता है? मम्मी बोलती है ना, बेटा एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, तभी ये चीज़ दिलाऊंगी वरना नहीं दिलाऊंगी. तब क्या होता है? पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है ना वो चीज़ लेने के लिए. तो जस्ट लाइक दैट, तो ठीक उसी तरह हम लोग को फंडामेंटल राइट्स तो मिले हुए हैं, लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स में क्या हुआ? कुछ लिमिटेशंस भी रखे हुए हैं. तो कैसे लिमिटेशन रखे हुए हैं? लेट्स वी डिस्कस अबाउट दैट. डिस्कस करते हैं. पार्लियामेंट हैज द पावर टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स to the members of the armed forces, police forces or intelligence organization, so as to ensure the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them. आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 के अंडर में ये चीज़ आती है. आर्टिकल 33 के अंडर में क्या चीज़ आती है? बोलते हैं कि पार्लियामेंट के पास क्या राइट है? पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं? वो किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकता है. हाँ, हमने ये पहले ही पढ़ा है कि पार्लियामेंट हैव द राइट टू अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट करवा सकता है, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है. तो यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे. रिपीट करके क्या बोल रहे हैं कि हाँ, पार्लियामेंट जो है ना वो अमेंड करवा सकता है. पार्लियामेंट है, अमेंड करवा सकते हैं किसी भी फंडामेंटल राइट्स को. और क्या कर सकता है? और बोल रहे हैं यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. और वो कौन कौन सी जगह पे, देखो पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक जगह बता दी गई है. वो स्पेसिफिक जगह में वो चेंजेस ला सकता है. जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस, ठिशक्याओ, चलो गोली मारे बट अखियों से मत मार देना. ओके, तो चलो थोड़ा सा फन भी कर लिया पढ़ते पढ़ते. तो अब ढिशकियाँ मतलब जो बॉर्डर वगैरह में जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनके लिए बोला गया है. तो अब देखो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस, उसके बाद बोला है पुलिस फोर्सेस. देख रहे हो अभी देखो कोरोना वायरस बहुत स्प्रेड हो गया है, तो देखो पुलिस लोग कितना अच्छा अपना रोल कर रहे हैं. कोई भी जा रहा है बिना विदाउट मास्क वगैरह पहन के जा रहा है तो उनको देखो कान पकड़ के उठो बैठो नील डाउन करो. तो मिलता था ऐसा पनिशमेंट स्कूल में, पता है मुझे मिलता था, ठीक है. मैं अच्छी स्टूडेंट थी, मुझे नहीं मिला. ओके, तो यहाँ पे देखो भी क्या बोल रहा है कि पुलिस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ी सी छूट दे के रखी हुई है. हाँ, इनमें भी लिमिटेशन है कि अपनी मन मर्जी की नहीं कर सकते, लेकिन इनमें थोड़ी सी छूट है. छूट क्या है? मतलब इनके जो पॉलिसीज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इनको क्या बोला गया? इनमें थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया गया, इनमें थोड़ा सा चेंजेस लाया गया. और उन चेंजेस के थ्रू क्या हुआ? उन चेंजेस के थ्रू ये लोग क्या कर सकते हैं? उन चेंजेस के थ्रू ये लोग अपने ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभा सकते हैं. ऑब्वियसली ये लोग अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभाते हैं. ये लोग अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभा सकते हैं. और क्या बोल सकते? और डिसिप्लिन को मेंटेन करवा सकते हैं. बहुत इनडिसिप्लिन हो गए. घर में देखो एक बच्चा है ना, बहुत रोता रहता है, ठीक है, रो ही रहा है, कंटिन्यूस रो ही रहा है, ठीक है. क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको कुछ चीज़ चाहिए और उसको वो चीज़ नहीं दिलाया जा रहा है. क्यों? वो उसके लिए अच्छी नहीं है. सपोज मैं और अच्छे से एग्जाम्पल दूँ तो चिप्स, ठीक है. तो देखो छोटे जो बेबी होते हैं ना, जो ज़्यादा छोटे होते हैं, तो छोटे बच्चे जो 1-2 साल 1-2 साल के होते हैं या 3 साल के जो बच्चे होते हैं, तो वो लोगों को ज़्यादा चिप्स नहीं खाना चाहिए. लेकिन उन लोग में क्या होता है, बचपन में आदत लग जाती है कि ज़्यादा चिप्स खाएंगे, चिप्स वगैरह खाने का. तो खाओ, चिप्स खाना है लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है. कोई भी चीज़ एक्सट्रीमली ज़्यादा खाएंगे तो हमारे हेल्थ के लिए इशू करेगा ही. और वो तो बहुत छोटे बेबीज होते हैं ना, वो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा चिप्स खाएंगे तो सोचो उनके हेल्थ में कितना इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ में कितना असर डालेगा उनको. तो अब देखो अब क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूस दुकान के सामने ना जिद ऐसे करके ऐसे अकड़ के ना बैठ गया, ठीक है. मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक मुझे चिप्स नहीं दिलाया जाता है, ठीक है. तो ऐसे क्या हो गया? उसने क्या किया? डिसिप्लिन तोड़ा. इनडिसिप्लिन वाला बच्चा
उसमें जरा से भी डिसिप्लिन नहीं हुई, फिर तो क्या किया फिर, या दो कंडीशन छोड़ दिया उसने, या तो चिप्स दिला या तो थप्पड़ मार दो, तो थप्पड़ मार दो तो चुप हो जाएगा। देखो अगर उसी टाइम उसको दो थप्पड़ मार के उसको चुप कराया, थोड़ा सा उसको बुरा लगेगा और थोड़ी देर तो वो चिल्लाएगा भी शायद, ठीक है। तो थप्पड़ मार के अगर उसको आदत को उधर ही तक सुधार दिया गया, हाँ थप्पड़ मारो मतलब ज्यादा जोर से भी मत मारो, थोड़ा सा ऐसे आंख दिखा दो और थोड़ा सा गुस्सा कर दो, गुस्सा करके थोड़ा सा लगा दो, हल्का सा लगा दो ऐसे, तो क्या हो गया, तो वो अब वहीं पे सुधर जाएगा, ठीक है। तो वो अब उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये डिसिप्लिन है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट, मतलब ये देखो ये आर्म्ड फोर्सेस जो है, पुलिस फोर्सेस जो है, ये इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनमें बीच बीच में अमेंडमेंट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि एक ही पॉलिसीज जो है हमेशा इनके ड्यूटीज पे या फिर ड्यूटीज पे या फिर इनकी जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं उस पर असर नहीं करता। देखो और एक अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, मच्छर काटते हैं ना, हाँ मच्छर तो काटते हैं, सबके काटते पता है, मच्छर काटते हैं ना। तो देखो मच्छर को भगाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग वहाँ पे मच्छर को काटने के लिए हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें उनको धूप वगैरह जला के उनको भगाते रहते हैं हम लोग, मच्छर भाग जाए। तो देखो अब एक ही चीज़ को हम लोग कंटिन्यूस यूज़ करते रहेंगे ना, तो मच्छर भी उससे क्या हो गया, हैबिचुएटेड हो गया, और हैबिचुएटेड मच्छर को भी उनसे डर नहीं लगता है, वो फिर भी आ जाता है काटने के लिए। मशीन यहाँ पे चल रही है, उसके बाद फिर भी आगे क्या करे, मच्छर हमको काट रहा है, हैबिट हो गया। तो अब देखो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन में बीच बीच में थोड़ा सा चेंजेस नहीं लाया जाएगा तो क्या होगा, हम लोग को उसे हैबिचुएटेड हो जाएंगे, तो अरे यार हमें ऐसी गलती करेंगे तो क्या करेगा, ये इतनी सी पनिशमेंट देगा, वो ले लेंगे पनिशमेंट, लेकिन हमको फन तो करने को मिलेगा ना। इस टाइप का मेंटेलिटी वाले लोग भी हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए पार्लियामेंट ने क्या कहा, पार्लियामेंट ने कहा कि हमारे पास तो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने का, साथ में हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस आर्म फोर्सेज, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस फोर्सेज में लगा सकते हैं, ताकि वो लोग अपनी ड्यूटीज प्रॉपर वे में कर सके, और क्या कर सके, प्रॉपर वे में करने के साथ साथ वो लोग क्या कर सके, अपना जो डिसिप्लिन का मेंटेनेंस है या जो रूल्स एंड बाउंडेशन जो तैयार करके रखते हैं वो लोग अच्छे से वो चला सके, ठीक है। ये आर्टिकल 33 के अंडर में बताया है। अब देन बता रहा है कि सर्टेन फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में रिमेन सस्पेंडेड व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के हिसाब से अगर कोई भी इमरजेंसी लगा दिया जाता है, प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी पावर डिक्लेयर कर देता है, उसको लगता है कि स्टेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये स्टेट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर वे में अपना काम नहीं कर पा रही, प्रॉपर वे में रूल नहीं कर पा रहे, और गवर्नर उस चीफ मिनिस्टर या उस स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर गलत कोई रिपोर्ट भेज देता है, और उसे प्रेसिडेंट क्या करता है, उस पर गो थ्रू करता है, प्रेसिडेंट उस पर देखता है, पढ़ता है, स्टडी करता है, और उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे क्या है, कुछ चेंजेस का जरूरत है, और अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस का जरूरत है तो वो क्या करता है, उस स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। क्या करता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। और जब वो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, एट दैट टाइम क्या होता है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद तो अब क्या होता है, प्रेसिडेंट उस चीज को देख रेख करता है, और वो क्या हो जाता है, वो पावर पूरा प्रेसिडेंट के हाथ में आता है, प्रेसिडेंट कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे क्या चलाएगा, ठीक है, वो चीज है ना। अब देखो आर्टिकल 34 में क्या बता रहा है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट वाइल मार्टियल लॉज इन द फोर्स इन एनी एरिया। अब बोल रहे हैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स, ठीक है, राइट्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दो, ठीक है। राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना क्यों जरूरी है, देखो अगर राइट्स के ऊपर, हर एक राइट्स के ऊपर राइट टू इक्वालिटी तो है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हाँ तू मेरा एक आँख फोड़ दे मैं तेरा एक आँख फोड़ दूं, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो अब क्या बोला, इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा दो, रेस्ट्रिक्शन लगा दो। देखो किस बेसिस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दो, राइट टू इक्वालिटी तो मिल गया, राइट टू इक्वालिटी अब बोला है कि एज लिमिट का कुछ, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, देखो पहले के टाइम में बाल विवाह होता था, चाइल्ड मैरिजेस आर देयर, ओके, नाउअडेज इट हैज बीन बैंड, ठीक है। अभी के टाइम में ये नहीं होता, अभी के टाइम में ये बैंड हो गया। तो अब देखो क्या हो रहा है, मैं क्या बता रही हूँ, तो चाइल्ड मैरिजेस जो होता था अभी बैंड हो गया, अभी नहीं होता, बाल विवाह कोई नहीं करवाता है, बाल विवाह होता भी नहीं है। क्या बोलते हैं कि लड़कों के लिए एज लिमिट क्या कर दो 21 कर दो, और लड़कियों के लिए एज लिमिट क्या कर दो 18 कर दो। अभी तो उसको और बढ़ाने का या घटाने का कुछ बात चल रहा है, तो वो कब तक होगा मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट होगा इन फ्यूचर। तो बट स्टिल अभी क्या है, लड़कों का एज लिमिट क्या है 21 और लड़कियों का एज लिमिट क्या है 18। तो ये क्या है, ये एक चेंज लेकर आया गया था। तब चेंज क्यों लेकर आया गया था, क्योंकि ये जो एज है इस टाइम में थोड़ा सा ब्रेन और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, मेच्योर हो जाते पीपल, जानने समझने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, ये सब राइट्स पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। अगर देखो
रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता, अगर नहीं बोला जाता, परमानेंटली नहीं बोला जाता कि 21 में लड़कों की शादी होनी और 18 में लड़कियों की शादी, इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है, कि वो उनके मर्जी पे है कि इफ दे आर रेडी टू बी गेट मैरिड देन इट्स ओके, अदरवाइज नहीं, ठीक है, अदरवाइज नहीं। अगर ये सारे एज वगैरह में ये सारी जगह में रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता तो फिर क्या फायदा होता, वो जो चीज़ पहले चल रही थी वो अभी भी चलती होती। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। देन क्या बोला है, आर्टिकल 35 बोल रहा है कि लेजिस्लेशन टू गेट इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे लेजिस्लेशन का बहुत जरूरी है, या लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ऑब्वियसली कंपलसरी है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा तो हमारे लिए रूल्स कौन बनाएगा? लेजिस्लेशन नहीं होगा तो रूल्स कौन लिखेगा? रूल्स लिखने के लिए भी तो एक लेजिस्लेटिव बॉडी होना जरूरी है। अगर रूल्स लिखने वाला नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी जगह में हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए। देखो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, वीडियो में मैंने बताया था कि क्या था कॉन्स्टिट्यूशन, क्या एक तरह का टाइम टेबल है। जैसा बचपन में हम लोग को मम्मी पापा सेट करके देते, बेटा इतने बजे तुमको उठ जाना है, इतने बजे तुमको ब्रश करना है, इतने बजे तुमको बात लेना है, इतने बजे तुमको स्कूल जाना है, ये एक्टिविटीज करनी है, एक टाइम टेबल है। तो उसी तरह से ठीक लेजिस्लेशन नहीं होगा या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा तो क्या होगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लिखने वाला नहीं होगा। अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लिखने वाला नहीं होगा तो उसको फॉलो कैसे करेंगे? तो इसीलिए क्या है, लेजिस्लेशन का होना जरूरी है, लेजिस्लेटिव असेंबली का होना जरूरी है, लेजिस्लेचर का होना जरूरी है। होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो लोग होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, रूल्स लिखेंगे, और रूल्स लिखेंगे तो क्या होगा, उन्हें सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, उसके बाद उसी हिसाब से हम लोग अपने एक्टिविटीज को चेंजेस करेंगे या हम लोग अपने डे बाय डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ लिमिटेशन थी। किसके लिमिटेशन थी कि फंडामेंटल राइट्स में कैसे पावर को इन्फोर्स किया जा सकता है, या कैसे फंडामेंटल राइट्स जो हमको मिले हुए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, या कहाँ कहाँ हम कैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कैसी ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लिमिटेशन और फंडामेंटल राइट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग को बहुत हद तक क्लियर हो गया है। मैंने बहुत स्टोरी बेसिस पे बता के इसको समझाने का कोशिश किया है मैंने आप लोगों को, और मुझे पता है समझ में आ गया होगा और एंजॉय भी किया होगा आप लोगों ने बहुत। तो इन नेक्स्ट सेशन और इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब नेक्स्ट जो सेशन आने वाला है वो मेरा किसके ऊपर आने वाला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर आने वाला है, ठीक है। चलो तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड थैंक यू।